अभी तक का समझ आया आपको? 1 मोल HCl मतलब 1 इक्विवेलेंट एसिड, लेकिन 1 मोल H2SO4 मतलब 2 इक्विवेलेंट एसिड, वो डबल है, वो एसिड के मामले में डबल है। समझ आ रहा है? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। n फैक्टर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस, कितने H प्लस वो दे सकता है, उसको बोलते हैं n फैक्टर ऑफ एसिड्स। बेसिस के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस। ठीक, तो जैसे HCl है, n फैक्टर कितना हो गया 1, H2SO4 है, n फैक्टर कितना हो गया उसका 2, H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड, n फैक्टर कितना हो गया उसका 3, ये 3 H दे सकता है। एक और टर्म पढ़ोगे आप बाद में, ट्राई प्रोटिक एसिड। कैसा है ये? ट्राई प्रोटिक एसिड से 3 H प्लस 3 प्रोटॉन दे सकता है, ट्राई प्रोटिक एसिड। डाई प्रोटिक एसिड है ना, मोनोप्रोटिक, या ठीक, मोनोप्रोटिक एसिड। क्लियर है बच्चों? तो इस चीज को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट। तो अगर मेरे को गिवन है 0.2 मोल H3PO4, how many equivalents of acid will be there? Equivalents of acid 0.6 बेसिकली इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ H प्लस। H प्लस कितने? 3 0.6 यस एग्जैक्टली, है ना। तो इक्विवेलेंट्स का मतलब समझ आ गया बच्चों? इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मतलब हमें H प्लस का नंबर कितना है वो बताना होता है। Sir, can you scroll up for 1 second? या श्योर श्योर। तो बच्चों इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला समझ आ गया आपको? कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको n फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। Okay, sir, got it. इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस निकालना होगा तो हमें फिर से वही, उस केस में हमें OH आयन देखने होंगे। जैसे 0.3 मोल्स लेट्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ 0.6 इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस विल बी इक्वल टू हाउ मच, OH आयन कितने हैं, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई, हमारा खत्म। ठीक है, तो समझ आया सबको इक्विवेलेंट्स का मतलब? ओके, एसिड्स और बेसिस के लिए डिफाइन किया हमने यहाँ पे। अभी रेडॉक्स के लिए हम रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर में डिफाइन करेंगे, वहां पे मैं और डिटेल में समझाएगा, तब तक हमें थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ चुकी होगी हमारी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, इसको समझना आसान हो जाएगा तब तक हमारे लिए। ठीक है, तो अभी बेसिक चीज ये है, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है नॉर्मेलिटी। एन जैसे मोलैरिटी होता है, आपने पढ़ा है मोलैरिटी, कैपिटल एन, है ना। सिमिलरली एक चीज होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज अगेन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलराइट, normality is number of equivalents or number of gram equivalents per liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने इक्विवेलेंट्स हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे? मोल्स को डिवाइड करते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। या और आसान, जैसे बच्चों मोलैरिटी को, जैसे मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं n फैक्टर से, वैसे ही नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी को आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ऐसा क्यों? क्योंकि मोलैरिटी है मोल्स पर अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, समझ आ रहा है? मोल्स को मल्टीप्लाई किया n फैक्टर से तो क्या बन जाएगा? वो इक्विवेलेंट्स बन जाएगा, और बन जाएगा इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। तो जो रिलेशन बच्चों मोलैरिटी और सॉरी मोल्स और इक्विवेलेंट्स में है, सेम रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में है। बताओ किसी को डाउट इसमें? आचमन समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, नव्या क्लियर है ये चीज? तारिशा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। Yes, sir. हाँ, तो वही चीज है बच्चों। जैसे
मैंने बोला 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, what will be the normality of the solution? 0.4. 0.4 normal solution. कोई दिक्कत बच्चों इसमें है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, एसिड्स बेस के लिए सिंपल है, एन फैक्टर और एन फैक्टर निकाल के उससे मल्टीप्लाई मारना है, काम खत्म। आपने बच्चों वही लास्ट क्लास में जो किया था, मोलैरिटी वगैरह निकालने के तरीके आपको आते हैं सारे, है ना? परसेंटेज से, ध्यान है सबको, परसेंटेज से मोलैरिटी निकालना, तो वही परसेंटेज से मोलैरिटी निकालेंगे, फिर उसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, है ना? फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? नॉर्मेलिटी में। फॉर एग्जांपल 10% बाय वेट, मोलर मास होता है इसका 98, 10% by weight aqueous H3PO4 solution. Find normality of solution if density of solution is, let's say, 1.25 gram per ml. ठीक है, करो, आपको आते हैं सब लोगों को। Sir, is it 0.18? 0.18 आ रहा है? Yes, sir. एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट, रिद्धिमा थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्या? यस सर, मेरे को लगा था थर्सडे की क्लास मेरी नहीं है ना, तो अच्छा बीच में से अच्छा, तेरा थर्सडे का क्या इशू है? तेरे को टाइमिंग का इशू है ना थर्सडे को? यस सर, मेरी फिजिक्स की होती है। अच्छा अच्छा, और तू सिर्फ केमिस्ट्री ले रही है ना, मतलब मैथ्स की क्लास? ठीक है ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ इस वीकेंड में उसको कुछ रिजॉल्व करता हूँ, टाइम ऊपर नीचे कर लेंगे, मैथ्स वाले सर से एक्सचेंज कर लूंगा मैं टाइम, है ना? तो उसमें तो 2:30 को नहीं है ना, अगर हम मैं थर्सडे को? सर मेरी क्या कहते हैं 3:15 से होती है और 4:45 तक। 4:45 तक होती है। अच्छा, लास्ट वाला स्लॉट तेरे को? ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। ठीक है तारीशा, समझ आ रहा है क्वेश्चन? आज में लास्ट क्लास में हमने जो किए थे वही है सारे ना। मतलब ये मोलारिटी वाले हमने किए बचे, तो 10 ग्राम एंड, तारीशा ऐसे ही करते थे ना, 10 ग्राम H3PO4 एंड 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों मोलारिटी निकाल लेंगे हम। मोलारिटी निकाल के बस कुछ नहीं, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, एक नई टर्म आ गई बस हमारे थी, नॉर्मेलिटी। ऑलराइट, तो 10 ग्राम H3PO4 So है। I'm getting 2.4. अच्छा,
इतना चेंज आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से वॉल्यूम आ जाता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। So volume will come out to be 100 upon 1.25 ml और कितना आता है ये 80 ml है ना। हाँ आयरन कितना कम नहीं आना चाहिए तेरा, शायद थोड़ा कम आया है, देखो चेक कर कैलकुलेशंस क्या किया No, sir, I think my calculation is wrong. 1 second. बट 2 पॉइंट मतलब वो डेसिमल्स में नहीं आएगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेते हैं। मोलारिटी आ गया बच्चे, मोल्स मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है आयरन 1000 से अच्छा ओके हाँ ये कॉमन मिस्टेक अवॉइड करनी हो सपने को, ठीक है। तो यार ये आ जाएगा 100 into 10 by 8 into 98, ऑलराइट बच्चों। तो ये तो इनफैक्ट 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना। बताओ समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? मोलैरिटी आ गई, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपको सीधे ऐसे ऐसे लिखा करो, फिर अप्रोक्सीमेशन 98 ये बन जा ऑलमोस्ट 1 है ये, और 10 by 8 1 पॉइंट समथिंग, तो रफली वही 1.2 1.3 के आसपास आएगा जो आंसर। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं। तो ऑलराइट 1.3 ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर? यही है ना? नॉर्मेलिटी हो जाएगा बच्चों मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। H3PO4 का एन फैक्टर देखा हमने 3, लगभग 3.9 नॉर्मल, कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ आ गया सबको? नॉर्मेलिटी के लिए कुछ नहीं करना, सेम चीज है बच्चों, मोलैरिटी निकालना है और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई मारना है। देख लो एक बार सब लोग ये, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ठीक है हम ना ये हो गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। रिदमा और नया भी स्टूडेंट है तो सिमरन, हम ये सब लेक्चर्स हम बैकअप भी कर लेंगे और वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वेटेज वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज भी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो वेटेज वाइज बच्चों ये फिजिक्स में भी आता है, 12th के लास्ट में बोर्ड में आएगा सीधे जाके ना, आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, केमिस्ट्री में दिक्कत ये है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम सबसे पहले वही हिस्ट्री पढ़ते हैं, कैसे हम एटम के स्ट्रक्चर तक पहुंचे हैं ना। कुछ थ्योरीज आपने 9th-10th में पढ़ी हुई, वो स्टार्टिंग में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो तो ऑब्वियसली सभी ने पढ़ी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि एटम इज इंडिविजिबल, है ना। तो उस टाइम पे बच्चों यही था, सब तुक्के मार रहे थे सब साइंटिस्ट लोग, है ना, कुछ कुछ थ्योरीज फेंके जा रहे थे और फिर कुछ लोग उन थ्योरीज को गलत प्रूव कर रहे थे, है ना। तो फिर डाल्टन ने थ्योरी दी एटम इज इंडिविजिबल, फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया तो उसकी थ्योरी थोड़ा गलत प्रूव हो गई, है ना। इस तरह से बच्चों कहानी चल रही थी। बीच में कुछ वो गंदी गंदी बेकार बेकार सी बेसलेस थ्योरीज आई, वाटरमेलन मॉडल, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है बच्चों, वो सब स्टोरी आपने सुनी ही है। तो ये हिस्ट्री चल रही थी, कुछ कुछ 9th-10th की थ्योरी में कुछ थ्योरीज पढ़ी आपने। अब हमारे लिए 11th में जो नई थ्योरीज आ जाएंगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, उसके आगे की कहानी, कहाँ तक, कैसे हम एटम के स्ट्रक्चर तक धीरे धीरे पहुंच रहे, तो आगे की थ्योरी हम पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन एक दो एक्सपेरिमेंट पुराने भी देखने होंगे हमको, ठीक। तो पहले था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो गलत प्रूव हो गई। वो क्या बोलती थी कि एटम इज इंडिविजिबल,
ठीक है, उसको गलत प्रूव करने में वही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का। कैथोड रेज क्या होती है, एनोड रेज क्या होती है, क्या डिफरेंस है इनमें, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है। तो बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे गैस के एटम्स रखे, यहाँ पे गैस के एटम्स पड़े हुए थे, ठीक है, उसको आयनाइज कर दिया। आइडिया कहाँ से आया, जो जो बिजली वगैरह ना, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग जो होती है, वहां से आइडिया आया कि वहां पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर क्रिएट किया यहाँ पे, वैक्यूम जैसा है ना, पंप आउट करके गैसेस को लो प्रेशर पे रखा, गैसेस को यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाया, बहुत हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगा दी बच्चों यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, एटम आयनाइज हो गया। क्या हो गया, एटम आयनाइज हो गया। आयनाइज हो गया मतलब आपको पता है एटम में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक तो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी हाई बैटरी की वजह से ये आयनाइज हो गया। ये अगर पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, टूट गया, दो टुकड़े हो गए, एटम के दो टुकड़े हो गए, आयनाइज हो गए। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागे, न्यूक्लियस इधर की तरफ भागे। समझ आ रही बच्चों कहानी, ठीक। तो ऐसा हुआ। बाहर से देखने से ऐसा लगा ये जाके पीछे टकराए। यहाँ पे उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर दिया था, कुछ जिंक सल्फाइड स्क्रीन आती है, क्या आती है, जिंक सल्फाइड, ZnS। इससे पार्टिकल्स पड़ते हैं तो चमकने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको, एनी डाउट? ये होता है कैथोड नेगेटिव एंड, और ये होता है एनोड पॉजिटिव एंड। ये सब आप बहुत पढ़ने वाले 11th में। तो बच्चों बाहर से देखने से ऐसा लगा कि पीछे कुछ, है ना, पीछे चमकने लग गया। उसे नहीं पता था कि भाई एटम के दो टुकड़े हो गए हैं। बाहर से देखने से लगा उसको कि कैथोड से कुछ रेज निकली। कहां से रेज निकली, कैथोड से। तो जो कैथोड रेज में, कैथोड रेज किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को। कैथोड रेज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर कौन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। इधर की तरफ कौन भाग रहा है, न्यूक्लियस भाग रहा है। कोई डाउट किसी को? तो सबसे पहली चीज जो आ रही है कि कैथोड रेज और एनोड रेज में होता क्या है। कैथोड रेज में होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भी याद रख सकते हो, कैथोड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स हैं। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उसमें न्यूक्लियस होता है। उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस। हाँ जी, यहाँ तक की स्टोरी, कहानी क्लियर है रिद्धिमा? एनी डाउट बच्चे? तारिशा, नव्या, आचमन, आर्यन, यस सर। स्टोरी समझ आ गई सबको? निक्षय, सिमरन। तो जो एटम जो है आयनाइज हो गया इस कंडीशन, इन इन एक्सट्रीम कंडीशंस पे, हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे एटम आयनाइज हो गया, दो टुकड़े हो गए उसके बेचारे एटम के। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागा, पॉजिटिव एंड की तरफ, है ना, और न्यूक्लियस भागा नेगेटिव एंड की तरफ। बाहर से देख के, बाहर से देख के हमें नहीं लगा, बाहर से देख के हमें ये नहीं पता था, ठीक है। तो बाहर से देख के हमें लगा कि भाई कैथोड से कुछ रेज निकल के आएगी, तो उनका नाम पड़ गया कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्टिकल्स वाली रेस का नाम पड़ गया कैथोड रेस, और बच्चों न्यूक्लियस वाली रेस का नाम पड़ गया एनोड रेस। तो हमें पता होना चाहिए कैथोड रेस क्या होती है, एनोड रेस क्या होती है, और इनमें कुछ डिफरेंस जो आएगा वो पता होना चाहिए। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, चार्ज बाय मास रेशियो।
चार्ज बाय मास रेशियो, ई बाय एम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ई बाय एम रेशियो। ई मतलब चार्ज, एम मतलब मास। किसका ज्यादा हुआ कोई बताएगा, कैथोड का या एनोड का? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कैथोड का। कैथोड का ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत कम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें आइडिया होनी चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। लिख देता हूं मैं, आप लोगों को पहले से भी थोड़ा आता होगा ये सब। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्लाइटली मोर देन प्रोटॉन, बट ऑलमोस्ट सिमिलर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मासलेस बोलते हैं उसको, बहुत कम होता है इनके रेस्पेक्ट में, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सब चीजें बच्चों जनरल नॉलेज हमें आनी चाहिए। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, 1/1837 टाइम्स, ये डेटा भी याद होना चाहिए, 1/1837 टाइम्स। आपने 9th में भी सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉन जो है 1837 टाइम्स लाइटर है, हल्का है, देन मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर बच्चों, एग्रीड? ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, डेटा, एक्स्ट्रा नॉलेज, जनरल नॉलेज, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कि चार्ज बाय मास बताओ किसका ज्यादा होगा, कैथोड का या एनोड का? तो सिंपल सी बात है, मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो इज हायर। ठीक है आजकल, तो कैथोड रेज में हायर ई बाय एम रेशियो, एनोड रेज में जो लोअर ई बाय एम रेशियो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, पहला तो एक तो है कि एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है। ऑलराइट बच्चों, दूसरा, साइंटिस्ट लोग जो ऐसे इतना ना सनकी से होते हैं, पागल से होते हैं, एक चीज मिली उन्हें, वो लग गए उसके पीछे। पहले उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के एटम्स रखे, फिर उन्होंने हीलियम गैस के एटम्स, अलग अलग गैस के एटम्स रख के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कोई काम धाम नहीं होता उनकी जिंदगी में, बस यही सब की चलो एक्सपेरिमेंट मिल गया, करते रहेंगे ये है ना। तो हाइड्रोजन रखा पहले, फिर हीलियम रखा, अलग अलग गैसेस से उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया। तो ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बार अगर मैं हाइड्रोजन लूंगा और हीलियम लूंगा, तो हर बार इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, न्यूक्लियस अलग अलग आएगा। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस डिफरेंट होगा और हीलियम का न्यूक्लियस डिफरेंट होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अभी हम देखेंगे भी किसमें ई बाय एम रेशियो ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, बट ई बाय एम रेशियो कैथोड रेस का हर बार सेम आया। ई बाय एम रेशियो कैथोड रेस का हर बार सेम आया, क्योंकि हर बार क्या थे उसमें, इलेक्ट्रॉन्स ही थे। आर्यन कोई डाउट? नो सर। So very important point of difference, which E by M ratio is same for different gases. और यहाँ पे E by M ratio is different for different gases. ठीक है, E by M रेशियो निकालने के, कंपेयर करने के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। तो जैसे एक बार हाइड्रोजन गैस ली हमने और एक बार ली हीलियम गैस, समझते हो सभी नंबर्स? तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होगा बच्चों, एक प्रोटॉन होगा, पता है आपको, 0 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता नहीं हाइड्रोजन में। ठीक, कोई डाउट है तो बताना। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का ई बाय एम आएगा, चार्ज कितना आएगा, 1 प्रोटॉन का, मास आएगा 1 प्रोटॉन का। ई बाय एम अगर हम ई बाय एम वैसे देखें तो 1/1 कंपेयर करना है इसे। हीलियम के लिए अगर मैं कंपेयर करूंगा तो चार्ज डबल आएगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज, लेकिन मास कितना आएगा, 4 टाइम्स। बताओ जो इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? ई बाय एम किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का ज्यादा है, हीलियम का कम है, डिफरेंट है। तारिशा एनी डाउट? नव्या क्लियर है चीज? वैभव? Yes, sir.
तो लास्ट में सबसे लास्ट में यस सर। ये बच्चों समझ आ रही बात। तो E/M रेशियो बच्चों हमें निकालना आना चाहिए, कंपेयर करना आना चाहिए डिफरेंट गैसेस के लिए। सिंपल है, आपके सामने निकाल के रख दिया मैंने हाइड्रोजन और हीलियम का। तो आपने देखा अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट आ रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस इन कैथोड रेज एंड एनोड रेज, जो हमें दो चार पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस याद रखने, पूछ लेते हैं कभी कभी। दूसरा आपको ये समझ आएगा कि भाई मास किसका ज्यादा होगा, एनोड रेज का ज्यादा होगा, है ना। और जिसका मास कम होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, कैथोड रेज की स्पीड ज्यादा होगी। कैथोड रेज की क्या ज्यादा होगी, स्पीड, क्योंकि इसका मास कम है। ठीक है, इसलिए उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर, कोई पूछे पेनिट्रेटिंग पावर किसमें ज्यादा होगी, कैथोड रेज में, जिसमें मास कम है, स्पीड ज्यादा है। ओके, है ना। और एनोड रेज में बच्चों हायर मास ज्यादा है वहां पे, ना, स्पीड कम है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट ज्यादा है। हीटिंग इफेक्ट किसमें ज्यादा होता है, जिसमें मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा होता है। भारी भरकम हाथ पड़ेगा, भारी भरकम हाथ से थप्पड़ पड़ेगा तो गाल लाल हो जाता है ना। तो हीटिंग इफेक्ट किसका ज्यादा हुआ, ऐसे याद रखना है आपको। समझ आ रही बात बच्चों? ठीक है, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें मोमेंटम ज्यादा होता है जहां पे मास ज्यादा हो। ऑलराइट, तो हायर स्पीड, ये सब चीजें आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, साइंस में फिजिक्स में आती जाएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गए बच्चों, सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज एंड एनोड रेज। ऑलराइट, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हुआ है पहले भी 9th-10th में, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो जो सबसे पहले न्यूक्लियस जो टर्म है वो रदरफोर्ड ने ही दी थी कि एटम के अंदर, है ना। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आपको पता है कि उसने क्या किया था, गोल्ड फॉयल को बोम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल्स से। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स उसने फेंक के मारे गोल्ड फॉयल के ऊपर, गोल्ड के एटम के थ्रू पास कराए। सुना रहा है, पढ़ा है आपने कि बहुत सारे अनडिफ्लेक्टेड निकल गए थे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या निकल गए थे, अनडिफ्लेक्टेड, है ना। यहाँ से उसने क्या इन्फ्रेंस निकाला कि भाई बहुत सारा जो जगह है वो खाली है, एम्प्टी स्पेस है ना। अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस देयर इन एटम, इनसाइड एटम। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, एक चीज और मेरे को बतानी थी नव्या, आप लास्ट क्लास में पूछ रहे थे ना बुक का कि फिर कौन सी बुक, तो डिस्कशन हमारा चल रहा था। तो आप लोगों ने बच्चों अभी इतना टेंशन भी मत लेना, बस ये थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से, वरना हम लोगों ने अपनी जो 100+ एकेडमी की बुक है ना, उसमें काफी अच्छे अच्छे और मतलब लेवल के क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है ना, बहुत मतलब बहुत इजी भी नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो अब वो ये कि लॉकडाउन की वजह से हम वो आपको दे नहीं पा रहे हैं, उसका मैं अभी हमारे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं, तो मैं उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस की पिक क्लिक करके भी आपको सेंड कर सकता हूँ फॉर द टाइम भी। ठीक है ना भैया, तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना आप लोग कुछ कि भाई फिर कौन से बुक से करें। हमें मैंने बोला ना कि क्वेश्चंस करने आपको बस बुक से, और थ्योरी कहाँ से करनी, नोट से। ठीक है, तो Okay, sir. तो वो मैं अभी आपको धीरे धीरे, मोस्ट प्रोबेबली शायद 1-2 वीक में ऐसा तो हो जाएगा कि आप, है ना, क्लासेस के लिए नहीं आओ, लेकिन एटलीस्ट बुक पिक कर लो सेंटर से, तो वो बुक भी काफी अच्छी है, उसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये मैं सोचा सबको बता दूं। ठीक है, वरना जल्दीबाजी में बुक खरीद लेते हैं, बार बार परेशान रहते हैं बच्चे। ठीक है, जो तो रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में ये पार्टिकल्स हम पास कराते हैं, मतलब उसने फेंक के मारे, बहुत सारे अनडिफ्लेक्टेड निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं, और कुछ अपना पाथ रिट्रेस कर जाते हैं, मतलब उल्टे पांव वापस चले गए।
आए और उल्टे पांव वापस चले गए। सुना रहे हैं? ठीक। वो रिट्रेस करने वाले कितने थे? कुछ 1 लाख में से 2-3, 1 आउट ऑफ 1 लाख, कुछ ऑन एवरेज 2-3 पार्टिकल्स ही रिट्रेस किए। तो वहां से उसने इन्फ्रेंस निकाला कि ऑन एवरेज 10 की पावर 5 टाइम्स, 1 लाख मीन्स 1 लाख मीन्स 10 की पावर 5 टाइम्स, 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ा है एटम एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। यहाँ से है ना, तो साइंटिस्ट लोग ऐसे अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से कुछ इन्फ्रेंस निकालते हैं बच्चों, है ना। वहां से उसने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाले। न्यूक्लियस की बात की, उसने बोला जो सेंट्रली जो न्यूक्लियस रखा हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज था वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, चिपका नहीं जाके अंदर। मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है मतलब सेम चार्ज है। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक। सो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass undeflected through the atom. Some alpha particles were deflected and 2 or 3 on average out of 1 lakh retrace their path, है ना। जो जैसे वो है ना, वो एड में दिखाते हैं, धोनी एक पेपर फेंक के मारता है, वो फैन से उल्टा वापस आता है, कुछ वैसा सही सीन। रिट्रेस देयर पाथ, वो भी उसका भी रीजन बच्चों रिपल्शन ही होता है। ऐसा मत सोचना कि वो टकरा के वापस है, टकरा तो सकते ही नहीं पार्टिकल्स, है ना, टकराते नहीं है कभी भी, वो पास जाते हैं उसके और रिपल्शन रिपल्शन लगेगा तगड़ा। अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, रिपल्शन की वजह से वापस आ गए। हमारी बात पूछो, ठीक। सो क्या क्या उसने रिजल्ट्स दिया हमें? रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 इतना ज्यादा बड़ा है एटम न्यूक्लियस के मुकाबले, मतलब न्यूक्लियस इतना छोटा है ना। तो रेडियस ऑफ एटम का ऑर्डर कुछ आ चुका था 10 की पावर -8 सेंटीमीटर और 10 की पावर -8 10 मीटर। ये सब जनरल नॉलेज की चीजें ध्यान रखनी हमें। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर आ गया कुछ 10 की पावर 5 टाइम्स छोटा कर दिया। ठीक है बच्चों, कहानी समझ आ रही सबको? ठीक। न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा, हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल मैटर, उसको उसने बोला न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो डेंसिटी कैसे आप सोच सकते हो? डेंसिटी का ऑर्डर भी आप सोच सकते हो ना। मास सारा का सारा न्यूक्लियस का, एटम का कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। मास किस ऑर्डर का? वही 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, अभी जो ऊपर लिखा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का मास कुछ इस ऑर्डर का होगा, 10 की पावर -27 10 की पावर -28 kg के ऑर्डर का, 26। ठीक है। और बच्चों वॉल्यूम 4/3 पाया आर। रेडियस, रेडियस ये रहा न्यूक्लियस का भी निकाला इसने मेहनत करके, 10 की पावर -15 का क्यूब मीटर क्यूब में। तो कितना केजी पर मीटर क्यूब का ऑर्डर? बहुत ज्यादा। ये देखो आप 10 की पावर -45, 10 की पावर -45 और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों? 18, कुछ इस ऑर्डर का। इतनी ज्यादा हाईली डेंस डेंसिटी है न्यूक्लियस की। ठीक है, एनी डाउट? ये सब बच्चों छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो रदरफोर्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, न्यूक्लियस की बात बताई हमें, है ना। बट ये भी थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं, क्योंकि ये भी थ्योरी बाद में आपने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ी गलत प्रूव हो गई थी। इसके बाद वाली जो थ्योरी है वो हमारे सिलेबस में आएगी। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को भी, है ना, इसमें भी इन्होंने लोगों ने गलतियां निकाल दी। क्या गलती निकाली लोगों ने? कि ये तो स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ऐसा बोल दिया लोगों ने, है ना। रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड
centrally placed dense matter called nucleus. Dense matter called nucleus, which is positively charged. है ना? तो जो एक बंदा कोई थ्योरी देता था तो बाकी 10 बंदे आ जाते थे उसकी ऐसी तैसी करने, उस है ना, उसकी थ्योरी में कमियां निकालने, है ना. उसकी थ्योरी रिजेक्ट होगी तभी तो उनकी अप्रूव होगी, है ना, और तभी तो उनको नोबेल प्राइज मिलेगा. सब नोबेल प्राइज के लिए सब हरकतें करते थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे. ठीक है, तो इन्होंने रदरफोर्ड ने जो बोला उसमें उन लोगों ने ड्रॉबैक निकाला कि भाई ये तो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल, है ना, कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होनी चाहिए, क्योंकि वो वर्क कर रहा है चार्ज के अराउंड मूव करने, और धीरे धीरे कम होगी तो वो धीरे धीरे मरता जाएगा और अट्रैक्ट होता जाएगा और जाके टकरा जाएगा अंदर न्यूक्लियस में. समझ आ रहा है? ये शायद आपने 9-10 में पढ़ा होगा, स्पाइरली जाके अंदर टकरा जाएगा न्यूक्लियस से, ऐसा बोला लोगों ने. तो बाकी लोगों ने इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि ना, ये तो एटम, ऐसा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी. ठीक है, जो कहानी समझ आ रही है, तो इस हिस्ट्री की तरह, कहानी की तरह हमें यहाँ तक की चीजें याद रखनी है 9-10 की हिस्ट्री की तरह. तो this model is not stable as when a charged particle revolve or move around another charged particle it loses energy and hence it should collide with, and hence it should ultimately collide with nucleus. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ड्रॉबैक और ये थ्योरी हो गई रिजेक्ट. समझ आ रहा है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी पे जाने से पहले अब यहाँ से सब 11th के लिए इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं. अभी तक ठीक ठीक मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, यहाँ से ये सब चीजें पूछी जाती हैं बार बार. तो नई थ्योरी समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्वांटम थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, उसके फॉर्मूलाज यूज होंगे. क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी. क्वांटम फिजिक्स बच्चों रेडिएशन से डील करती है, रेडिएशन से. और रेडिएशंस वेव फॉर्म में ट्रैवल करते हैं. किस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं? वेव की फॉर्म में. तो वेव में बच्चों क्या क्या टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए. एक तो होता है वेवलेंथ. एक साइकिल या एक वेव की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं बच्चों वेवलेंथ. क्या बोलते हैं उसको? वेवलेंथ. ठीक है. और इसकी डेफिनेशन और होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, है ना. तो स्टाइल मारने के लिए डेफिनेशन भी बोलते हैं कि टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोलते हैं. बाकी सिंपल सी बात यह है कि एक साइकिल या एक वेव की जो लेंथ होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं. ऑलराइट, लैम्डा से डिनोट करते हैं. So distance covered by one cycle or one wave is called wavelength. ठीक है. और क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स. ठीक है. ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पता है अपना सभी छोटी छोटी सी बातें. वेवलेंथ. एक होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स, है ना.
एक सेकंड में कितनी वेव्स बन गई, कितनी साइकिल रिपीट हो गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेव्स और साइकिल्स पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत? बता दो यार, बहुत देर से किसी ने बताया नहीं लग एनी डाउट? तालिश क्लियर है? आर्यन Yes, sir. यस सर। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें ये सारी चीजें जो हम इससे आगे की पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये बेसिक बेसिक चीजें, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब थोड़ा सा आइडिया है भी। फ्रीक्वेंसी ना, वेवलेंथ की यूनिट तो लेंथ वाली हो जाएगी, मीटर, ऐसा यूनिट मीटर, और यहाँ पे बच्चों छोटी छोटी यूनिट्स भी यूज होंगी, नैनोमीटर, NM, नैनोमीटर इज 10 की पावर -9 मीटर्स, या एंगस्ट्रॉम, दिस इज एंगस्ट्रॉम, ये सब यहाँ पे यूज होंगे यार। 10 की पावर -10 मीटर को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, है ना। पिकोमीटर सुना है आपने, पिकोमीटर, फिजिक्स में भी ये सब चीजें पढ़ोगे आप। 10 की पावर -12 मीटर, पिको। ये सब एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज की बातें जो यूज हो सकती हैं, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर। तो हाँ जी, तो जो फ्रीक्वेंसी समझ आ गया सबको, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, पर सेकंड या हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स, और क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज। तो यार अगर अगर 2 सेंटीमीटर, एक वेवलेंथ है 2 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी है 10, मतलब ऐसी 10 वेव्स बन गई, ऐसी 10 वेव्स बन गई एक सेकंड में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सेकंड में, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 2, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। समझ में आ रहा है सबको फॉर्मूला कैसा है वेव्स के लिए? एनी डाउट बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, है ना। एक वेवलेंथ है 2 सेंटीमीटर की, ऐसा कोई एग्जांपल सब ध्यान रखो। 10 फ्रीक्वेंसी मतलब 10 वेव्स बन रही है एक सेकंड में, तो 20 सेंटीमीटर एक सेकंड में चल रहे हैं। क्लियर बच्चों? स्पीड इज v is equal to न्यू लैम्डा। एंड वेव नंबर, लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो वेव्स के बारे में है, वेव नंबर। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स, न्यू बार से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। एक मीटर में कितनी वेव्स बन रही है, दैट इज वेव नंबर। एक मीटर में कितनी वेव्स बन रही है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। अगर 2 सेंटीमीटर है वेवलेंथ, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स बनेंगी बच्चों, 50। समझ आती बात सबको, है ना। 50 वेव्स बन जाएंगी। कैसे आया, 1/λ करके, कैसे आया, 1/λ करके। 1 मीटर अपॉन लैम्डा हमें दे देगा नंबर ऑफ वेव्स 1 मीटर में। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट बच्चों? सिंपल। चारों टर्म्स का मतलब समझ आ गया भाई सबको, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड एंड वेव नंबर। all electromagnetic radiations, all electromagnetic radiations, इस चैप्टर में हमें डील करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, है ना, विजिबल लाइट हो गई, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या, मैं बताता हूँ मैं। ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो यही जो बच्चों ऊपर वाला फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा,
अब हमें ये यूज करना है यार, हमारे लिए तो ये काम का है। c इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बताइए आपको कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर एवरीवन? इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो ध्यान रखना है आपको, फ्रीक्वेंसी या लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू, या न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट चीज है ना, समझ आती सबको ये बात? तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ज्यादा। इनवर्स रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? इनवर्स रिलेशन, है ना। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है जो, तो क्या क्या फॉर्मूलाज अभी आपको आज ध्यान रख लेने। c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यही है मतलब मेन तो हमारे लिए काम का। v तो ठीक है, v हमारे, हम कोई यूज नहीं करने वाले v। हमें हमारा पाला पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये देख रहे हो बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होती हैं जो कैसे क्रिएट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा के, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा के जनरेट होती है। आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, आप वो सब फिजिक्स में समझ जाओगे बाद में जब आएगा। तो अभी आपको ये समझ आना चाहिए बच्चों की ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड रेज, ये सब आपने सुना सुना हुआ है ना। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, all these are all these come in category of electromagnetic radiations। इन सबकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। ऑलराइट बच्चों, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है बच्चों जब हम रेडिएशंस को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, अरेंज कर देते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में अरेंज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये सब टर्म्स हमें समझ में आनी चाहिए, याद रखनी है। आपने देखा होगा प्रिज्म से हम लाइट पास कराते हैं तो विबग्योर बन जाता है, विबग्योर, है ना। विबग्योर में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या हो गए? वो 7 कलर्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ में ब्रेक हो गए। उसको भी हम क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? विजिबल स्पेक्ट्रम। जो रेज दिख सकती हैं उनका स्पेक्ट्रम इज विजिबल स्पेक्ट्रम। क्लियर है? आ रहा है? एनी डाउट? समझ आ रही बच्चों कहानी? सुन रहे हो ना ध्यान से? सो तो नहीं है, नींद तो नहीं आ गई? नव्या ठीक है। Yes, sir. हाँ, स्पेक्ट्रम का मतलब समझ आ गया बच्चों की जब हम अरेंज कर देते हैं एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने सारी रेज को अरेंज कर दिया, ठीक है। बच्चों गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज ये दिखती नहीं है हमें। विजिबल स्पेक्ट्रम विबग्योर दिखता है हमें, ठीक है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सारी की सारी वेव्स हैं। तो आप देख रहे हो ऊपर ऊपर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लगा हुआ है। फ्रीक्वेंसी 10⁻²4, 10⁻²2, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी लेफ्ट टू राइट कम हो रही है। ऑन दी अदर हैंड नीचे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, 10⁻16, 10⁻14। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻8 मतलब 3 × 10⁻8 स्पीड ऑफ लाइट ही आएगा। समझ आ रहा है? ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10⁻8, 3 × 10⁻8 स्पीड ऑफ लाइट ही आएगा, ठीक है। So this is the way स्पेक्ट्रम क्या है,
एक चीज ज्यादा तो दूसरी कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है लेफ्ट टू राइट तो वेवलेंथ बढ़ रही है। क्लियर बच्चों इतना? आज के लिए लास्ट फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, क्वांटम थ्योरी बच्चों ये बोलती है कि लाइट में जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? फोटॉन्स, है ना? ये थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्वांटम थ्योरी कि लाइट में जो बच्चों एनर्जी है वो फोटॉन्स, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, फोटॉन्स सुना होगा आपने, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो लाइट, सॉरी, एनर्जी and radiations travel in form of photons which are massless bundles or packets of energy. क्लियर है? समझ आ रही बात? तो थ्योरी है, हमने कभी लाइट को ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के तो देखा नहीं कि उसमें पैकेट्स दिख जाए एनर्जी के, है ना? एनर्जी के पैकेट कौन सा, उसमें कोई, है ना, पार्ले जी के पैकेट तो पड़े नहीं होंगे। तो जो थ्योरी है, थ्योरी दी गई है कि क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि एनर्जी जो है, रेडिएशंस में जो एनर्जी है वो पैकेट्स, फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फोटॉन। और किसी लाइट में एक फोटॉन, एक पैकेट में कितनी एनर्जी होगी? एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू एच न्यू। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। पूरी जो क्वांटम थ्योरी है वो मैक्स प्लैंक ने दी है, तो उसके नाम पे ये जो कांस्टेंट है बहुत जगह यूज होगा, H, प्लैंक्स कांस्टेंट। बहुत छोटी सी इसकी एनर्जी की, मतलब बहुत छोटी सी इसकी वैल्यू होती है, न्यू, है ना? न्यू इज पर सेकेंड, E इज जूल्स एनर्जी, जूल्स सेकेंड क्या जाता है इसका ऐसा यूनिट, जूल्स सेकेंड। तो H की वैल्यू समझ रहे हो? ये सब आपको आज ही याद कर लेना है, कल से हम इसको फ्री यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ऑलराइट, तो आज की पूरी क्लास हमारी ये कहानी में निकल गई। E इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वेवलेंथ के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वेवलेंथ के। देखो आप लोग बच्चों ना, लेफ्ट में गामा रेज आपको पता है कहाँ यूनिवर्स में ट्रैवल करती है ना? वो थैनोस ने जो मारा वारा था सबको, वो भी गामा रेस ऐसा कहते हैं, थ्योरी है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज बच्चों हार्मफुल रेज बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें एनर्जी ज्यादा है ना। लेफ्ट में क्या है? हायर फ्रीक्वेंसीज है। हायर फ्रीक्वेंसी मतलब ये ताकतवर रेडिएशन से, खतरनाक रेडिएशन से, डरना है इनसे हमको। समझ आ रहा है बच्चों? कोई डाउट? विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया, फिर उसके राइट में फ्रीक्वेंसी कम होती आ रही है, उनसे कोई खतरा नहीं है। माइक्रोवेव, एफएम रेडियो वेव्स, है ना, एफएम एएम लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सब इनसे कोई खतरा नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी पर, है ना, और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब बताओ मुझे, आज के ये सब बातें आपको समझ में आ गई? याद रखोगे? C is equal to न्यू लैम्डा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैसे यूज करना है कल देखेंगे हम इसको। एनर्जी ऑफ वन फोटोन E is equal to h nu। ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? रिद्धिमा समझ में आ गया बच्चे? आरिशा, वैभव, चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, बाय। और क्वेश्चंस कर लेना आप, बाकी लोग भी थोड़े बहुत बाकी है ना, वो मैं और भी भेज दूंगा उस बुक से, फोटो खींच के पिक क्लिक करके सेंड कर दूंगा। चलो बाय।